चलो शुरू करते हैं यहाँ से हम। लास्ट ये क्लास में हम लोग यहाँ थे, मल्टीपल प्लेट्स का किया था कि मल्टीपल प्लेट्स में कुछ नहीं करना, सारे चार्जेस का सम डिवाइड बाय टू, वो तो बाहर आउटर सरफेस में तो यहाँ लिख दो और बाकी यस में सर, और बाकी भी हर। चार्ज कंजर्वेशन लगा दो। अगर कोई प्लेट अर्थिंग की हुई है उसके लिए ध्यान अर्थिंग रखना, करी गई है तो अर्थिंग की उसके हुई लिए है, जीरो मानेंगे हम, और फिर उसके एक जीरो से कैलकुलेट करेंगे, हम उसके लिए एक बाहर साथ बाहर तो दोनों आ को जाएगा जीरो। जीरो ये आ जाएगा। हाँ, फिर अंदर हम उसका निकाल लेंगे, जैसे प्लस क्यू प्लस 6 कूलम है तो अंदर उसका +6, फिर हम दूसरे पे उसका इनपुट देख लेंगे, फिर माइनस क्यू और वहां पर 8 यस सर। और उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि जो प्लेट अर्थिंग की हुई है उसके ऊपर चार्ज हम्म, का कंजर्वेशन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, यस सर। इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। अब इसके बाद देखते हैं कि एक क्वेश्चन कराता हूँ, सिंपल क्वेश्चन रहेगा इसी पे बेस्ड। सर हाँ जी हाँ जी, सर मेरी क्लास थी सर केमिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन करो, यहीं से शुरू कर रहे हैं। ओके सर, सॉरी सर। यहाँ देखो आप, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कोई कंडक्टर है, उसके अंदर दो कैविटी है, तो एक कैविटी यहाँ पर है, एक कैविटी यहाँ पर है। ठीक है, इस कैविटी का एक सेंटर है, इस कैविटी का अपना एक सेंटर है, और ये कंडक्टर का सेंटर है C1। सपोज C बोल दो इसको, और एक कंडक्टर का सेंटर है, और इस लाइन पे बाहर एक चार्ज रखा है Q3। ठीक है, Q3 चार्ज रखा है इस कंडक्टर के, इस ये कैविटी 1 है, यह कैविटी 1, और यह कैविटी, और ये वाला कंडक्टर है, बाकी ये है कंडक्टर। ठीक है, इसका कुछ रेडियस है R, कुछ मैटर करेगा कि नहीं करेगा वो देख लेंगे। और एक इंफॉर्मेशन जो गिवन है, इसके सेंटर से जो बाहर वाला या आउटर डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये भी आपको एक स्मॉल r दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। डन, इतने इंफॉर्मेशन गिवन। इसके यस साथ सर। आपको कुछ चार्जेस रखे हुए हैं इसके सेंटर पे ना, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, और इसके सेंटर पे एक प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है इस कैविटी के सेंटर पे, और ये बाहर रखा हुआ है प्लस Q3। ठीक है, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। और कंडक्टर कंडक्टर जो है न्यूट्रल है, मतलब कंडक्टर के अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके कैविटी के अंदर चार्ज है, कंडक्टर का अपना कोई चार्ज नहीं है। मतलब इस ये जो बॉडी है इसके ऊपर कोई चार्ज, एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसका जो है पार्ट वन में मतलब इस तरीके से, इसमें जो वन क्वेश्चन, इसके अंदर जो क्वेश्चन वन जो है, इसी डायग्राम का क्वेश्चन वन जो है, उसमें बोल रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि Q3 applies, Q3 applies larger force on charge Q2 than Q1। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है, समझ आया। दूसरा ऑप्शन, यस सर। दूसरा ऑप्शन इसी से रिलेटेड है कि दिस अप्लाइज, यहाँ पे लार्जर की बजाय स्मॉलर लिखो, स्मॉलर फोर्स ऑन चार्ज Q2 देन Q1। थर्ड, ये जो है अप्लाइज
इसमें लिख दो इक्वल फोर्स ऑन चार्जेस, बोथ द चार्जेस लिख सकते हो, ऑन बोथ चार्जेस, और डी ऑप्शन लिख सकते हो। Q2 applies no force on any charges। डी होगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन, पहले देखो ऊपर स्टेटमेंट में क्या है और क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्या होगा, इस स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या होगा, Q1 पे कोई फोर्स लगेगी, नो सर। Q2 पे नो सर। और Q3 पे, नहीं सर, क्योंकि वो न्यूट्रल बॉडी है। वो न्यूट्रल बॉडी है। आपके पहले दोनों आंसर सही थे, थर्ड आंसर गलत है। मतलब Q3 पे लगेगा। Q3 पे लगेगा। एक मिनट, ये बॉडी से न्यूट्रल है ना पूरी? हाँ, ओ लगेगा, यस सर लगेगा। क्यों? सर क्योंकि हमने जो किया था, जो प्लस Q2 है कैविटी के अंदर, वो नेगेटिव नेगेटिव ला देगा इस कैविटी पे बाहर, और जो आउटर सरफेस है बिल्कुल उसके आउटर सरफेस पे, वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा फिर। हाँ, तो वो तो फिर शेप, उस पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस आएगा Q3 पे। उस पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस आएगा Q3 पे। वेरी गुड, Q3 पे। यही यही कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि जब आप Q1 अंदर रख रहे हो ना, यस सर। ठीक है, तो जो Q1 अंदर है वो अपना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और बाहर पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। यस सर। Q2 भी जो अंदर है वो बाहर अंदर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, बाहर पॉजिटिव बाय इंड्यूस करेगा। पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। तो इस आउटर सरफेस पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। हाँ ठीक है, ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ चिपकाऊं और सोल्व करने के लिए बोलूं, तो एक्चुअली में होगा क्या, अंदर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और एकदम बाहर पॉजिटिव, और बहुत ज्यादा होगा क्योंकि दोनों कैविटी का हेलो आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। हेलो, यस सर। हेलो सर, मेरे ना एक्चुअली फोन हो गया था डाउन, तो इसीलिए फिर मैं हो गया। हाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इक्वल इक्वल पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा। यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है, कैविटी में और बाहर। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q1 Q1 प्लस Q2 प्लस Q2। ठीक है, तो नेगेटिव में। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऐसा इंड्यूस भी हो जाएगा इधर पूरे पे। यस सर। ये ग्रीन वाला जो है इंड्यूस चार्जेस हैं ये सारे। यस सर। ठीक है, तो इस पे जो है Q3 पे ये फोर्स नहीं लगाएगा, Q1 प्लस Q2 लगाए। Q1 नहीं लगाएगा, ये वाला Q1 नहीं लगाएगा, बट ये वाला Q1 लगाएगा जो इंड्यूस है। यस सर, जो बाहर है। ये वाला भी नहीं लगाएगा, बट ये वाला लगाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन Q1 क्या होगा, तो आप बोलोगे Q1 जीरो। पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यस ठीक है, सर। क्यों? Q2 क्योंकि पे भी ये जो जीरो ये सर, जो क्योंकि कैविटी है। अब आप और पूछोगे, हमने पढ़ा था। हाँ, अब आप ये भी पूछ सकते हो सर ये नेगेटिव चार्ज लगाएगा क्या। ये लगाता, बट ये क्योंकि सेंटर पे रखा है ना, तो ये भी नहीं तो लगाएगा, कैंसर। कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला यस सर। Q2 पे ये वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बट कैंसिल हो सेंटर पे जाएगा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो सर। Q1 अगर पे ये, कोई फोर्स नहीं अगर, लगेगा, Q2 पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, Q3 की वजह यस से नहीं सर। लगेगा क्योंकि Q3 के लाइन अंदर जाएंगे ही नहीं, इसका लाइन अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ सर, और नई कैविटी का बाहर जाएगा। और कैविटी के अंदर जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनका फोर्स लगेगा, बट वो कैंसिल हो जाएगा तो भी जीरो लगेगा। यस सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं ना, तब Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा, बट बाहर से नहीं, अंदर वाला अपने आप ही यही वाला लगाएगा बस। सर अगर आप डिस्प्लेस कर दोगे तो भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था फिर वो एक जगह अपने आप को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेगा हाँ, और एक जगह दूर जिधर वो दूर, तो इकट्ठा फिर करता है, कैंसिल। हाँ हाँ, जिधर वो इकट्ठा करता है ना, जी ये सर। तो इधर का जी सर। ये चार्जेस का डिस्टेंस कम है, तो ये फोर्स, हाँ अगर मैं इसको, अगर ये चार्ज फ्री हुआ ना मूव करने के लिए, चिपका हुआ नहीं हुआ कहीं पे, हाँ।
तो ये इधर अट्रैक्ट होकर के इधर आ जाएगा, ओके। क्योंकि वो सेंटर पे नहीं है, आर कम है तो एफ ज्यादा होगा। एफ ज्यादा होगा, ठीक है। ओके। तो इन और केसेस सर में सेंटर में नहीं हो पा रहा है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q3 की वजह से क्या हो रहा है, Q3 की वजह से यहाँ पे कोई, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि यस इसका सर। इसका कोई भी लाइन यहाँ नहीं जा रहा है, इस पे भी नहीं लग रहा है क्योंकि अंदर कोई लाइन नहीं जा रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि Q3 की वजह से कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कंडक्टर पे तो लगेगा, क्योंकि बाहर कौन सा चार्ज है कंडक्टर के ऊपर, पॉजिटिव है, इनिशियली इट वाज न्यूट्रल, बट देन इट इंड्यूस्ड पॉजिटिव हाँ चार्ज। इंड्यूस चार्जेस है, अभी भी देखो न्यूट्रल है, जितना यहाँ इंड्यूस हुआ है कंडक्टर के ऊपर उतना बाहर पॉजिटिव हुआ है, तो यस ओवरऑल सर। ओवरऑल कंडक्टर न्यूट्रल है, ठीक है। बट न्यूट्रल कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस आ गया। इंड्यूस यस सर। चार्जेस इनके बीच और इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन, यस सर। ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा और ये वो पूरा, उसको दूर वो Q3 भगाएगा। उस पूरे कंडक्टर को भगाने की कोशिश करेगा, यस ठीक है। सर। तो अगर इन स्टेटमेंट को देखा जाए, Q3 अप्लाई लार्जर फोर्स ऑन Q1 एंड Q2, तो नहीं, Q3 इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, इसके ऊपर भी नहीं करेगा, दोनों के ऊपर कितना सी करेगा, ऑप्शन हो जाएगा। आप ऑप्शन टिक करोगे डी, Q3 डी सही अप्लाइज, था। हाँ Q3 अप्लाइज नो फोर्स ऑन एनी चार्ज, बट ऑप्शन सी भी तो ठीक है। यस सर सी भी, क्योंकि Q1 प्लस Q2 पे लगेगा। नहीं नहीं, आप बोल रहे हो नो फोर्स, तो नो फोर्स ऑन एनी चार्ज, नो फोर्स मतलब जीरो, तो जीरो भी तो इक्वल फोर्स ही होते हैं, यस सर। मतलब Q1 पे जीरो लगेगा, Q2 पे भी फोर्स जीरो लगेगा, और दोनों फोर्स इक्वल भी तो है, फिर जीरो जीरो, यस सर सी भी हो जाएगा। तो सी भी हो जाएगा, मल्टीपल बोथ करेक्ट सी क्यों है, एंड बी। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इक्वल, वो फोर्स इक्वल भी है, फिर यस सर। इक्वल उस वजह से हो रहा है, इक्वल क्यों हो जा रहा है वो समझ आया, यस सर। रीजन क्या लिखोगे, सर क्योंकि कैविटी का इफेक्ट फोर्स, बाहर नहीं जाएगा और हाँ बाहर का इफेक्ट कैविटी में नहीं आएगा, तो दोनों तरफ से जीरो है तो इसलिए इक्वल भी हुआ। हाँ जीरो भी हो गया, तो नो फोर्स जीरो, नो फोर्स और इक्वल फोर्स, क्योंकि जीरो ही है। तो ये बोलोगे आप, उसके लिए बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी का ही कंटिन्यूएशन, यस सर। व्हाट इज द फोर्स acting on conductor's body in the above question। अब हमने ये तो बोला ना कि शेल के अंदर के जो चार्जेस हैं उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि इस कंडक्टर पे ये इसको तो फोर्स लगाएगा, ये तो भगाएगा इसको दूर, मैं वो यस पूछ सर। रहा हूँ कि वो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, कि के इंटू Q3, क्या के इंटू Q3 और फिर डिवाइड करेंगे वो पाइथागोरस से वो डिस्टेंस निकाल के। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस तो ये तो Q3 तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे Q1 प्लस Q2, तो ओ हाँ। यस सर। बट क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है, इसको पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे सकते हो, यस सर कहाँ आर पे, स्क्वायर। कहाँ पे अज्यूम करोगे फिर पूरे चार्ज को, सेंटर पे। किसके सेंटर पे, हाँ किसके सेंटर पे, स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे जहाँ पे हमने ब्लैक डॉट बनाया हुआ है। हाँ ये वाले सेंटर पे, ठीक है। तो इस पूरे यस सर। चार्ज को, पॉइंट सर नॉट थ्री। बोलो बोलो, सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और फिर Q3 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 देन इंटू Q1 प्लस Q2 इंटू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, स्मॉल इंटू आर स्क्वायर। यस सर। इनटू स्मॉल आर, ये फोर्स है, बट ये फोर्स तो ये लगा रहा है ना, शेल Q3 पे लगा रहा है, मैंने तो उल्टा पूछा है, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो दोनों चार्जेस नहीं आएंगे। तो दोनों चार्जेस तो आ गए, एक चार्ज तो ये है और दूसरा चार्ज शेल के ऊपर ये है, यस सर। तो आएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ
ये जो फोर्स लिख रहे हो ये तो शेल इसके ऊपर लगा रहा है ना। सर ये भी तो उतना ही लगाएगा, माइनस साइन। हाँ ये भी Yes, उतना ही sir. लगाएगा। ठीक है, अगर ये फोर्स जो है ये किसका है? अगर ये कौन- शेल का है तो इसका नेगेटिव वो चार्ज लगा देगा, ये कौन लगाएगा? शेल ऑन द चार्ज कंडक्टर Q3 ऑन, Q3। हाँ कंडक्टर ऑन Q3 ये जो है। ठीक है, और ये किधर लगेगा? राइट। यस सर। ठीक है, तो ये तो हम वो बोल सकते हैं द सेम फोर्स, ये भी बोल सकते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट। द सेम फोर्स। Yes, sir. कई बार ऐसा निकालना पड़ेगा, जैसे आप इसका फोर्स इस पे नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो उससे बेटर है कि यस इसको सर। इसको पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दो, पॉइंट चार्ज मान लो Q1 प्लस Q2 का, फिर Q3 पे देख लो फोर्स कितना लगाएगा और उतना ही है उसके ऊपर लगाएगा। Yes, sir. इसी तरीके से कर दिया तो आप बोल दोगे द सेम फोर्स विल बी अप्लाइड on the charge या on the conductor बाय द चार्ज होगा ना। on the conductor यस सर, by बाय द चार्ज, Q3 चार्ज। ठीक है, लेफ्ट में। कौन सा लो है ये? पहला कूलम्स लॉ। थर्ड लॉ Coulomb's law. न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट, यही तो लिखवाया था कूलम लॉ फॉलो हाँ, न्यूटन अच्छा, थर्ड लॉ। यस सर, यस Yes, sir. सर, Yes, sir. उसमें लिखवाया था properties. प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज में। थर्ड लॉ ऑफ यस न्यूटन जो है सर, कि जब Yes, उसमें एक्शन फोर्स लगाए, रिएक्शन पेयर है। हाँ तो इसके yes, ऊपर जो है sir. फोर्स उसका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा लेकिन ऑपोजिट, लेफ्ट इक्वल एंड में। अपोजिट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q3, आएगा Q1 प्लस plus Q2 Q2 R डिवाइड square. बाय R स्क्वायर, बट कहाँ पे? लेफ्ट। लेफ्ट में लगेगा टोटल फोर्स। यस सर। ये ध्यान रखना, हमारा आंसर ये आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आया समझ? क्वेश्चन यस Yes, सर। sir. पर जो कंडक्टर के ऊपर आएंगे ना, कंडक्टर की जो जितनी प्रॉपर्टी है वो यूज होंगी। कुछ जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज होगा, कुछ जगह वो कैविटी वाला कॉन्सेप्ट कि कितना चार्ज बाहर आएगा। आपको लग रहा था कि कंडक्टर तो न्यूट्रल है, कोई फोर्स लगेगा नहीं, ये तो डायरेक्टली फोर्स लगाता नहीं है, तो कंडक्टर न्यूट्रल दिया हुआ, तो कंडक्टर पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, वो दिए नहीं होंगे क्वेश्चन में, तो आपको दिखाने होंगे खुद से दिमाग लगा के। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ केसेस। अब हमने इससे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो पहले, सबसे पहले हमने केसेस क्या किए थे, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था क्या होता है, फिर Yes, Yes, sir. डेंसिटी, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, Yes, हमने sir. ये कंप्लीट कर लिया था उस टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड Hmm. डेंसिटी वाला। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ना है, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डेफिनेशन देखी थी, इट इज जस्ट द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, Force on per unit charge पर यूनिट into चार्ज test charge. टेस्ट Unit चार्ज पे। charge. Yes, sir. तो डायरेक्शन पॉजिटिव देखी होता थी है पॉजिटिव और से अवे, यूनिट। नेगेटिव के टुवर्ड्स। और हाँ, negative टोटल फोर्स को towards निकालने और के लिए positive. क्या है, अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड FE पता Q चल second into E। method है. Yes, Q into E. ठीक फिर है, point to point vary करती है. और ये जो है ये कौन किसका होता है, ये सोर्स का होता है, नेट। हाँ, source का. और ये कौन है जिसको प्लेस किया गया है? हम्म. सो E तो नेट ये में है ना। test charge. हाँ ई नेट है, मतलब जितने भी सोर्स चार्ज यस हैं सारे का मिला के। यस सर, यस सर। Yes, sir. फिर ठीक point है, to point vary करती है. फिर सबसे पहला केस देखा था पॉइंट चार्ज के लिए Point charge के लिए. Yes, sir. ना, K K के क्यू क्या बाय हुआ by R square. आर स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा केस हमने देखा था Yes, sir. किसके लिए, यस सर, वो ग्राफ। Yes, sir. ग्राफ देखा था सर. फिर ये दूसरा वाला भी पढ़ा था. रिंग के लिए, रिंग के पे। लिए. रिंग सर 3 केसेस into अलग अलग आ रहे Q थे. by R square into X square ये वाला, प्लस Yes, था, sir. सॉरी। ये वाला KX इसके by केसेस R देखे थे square plus X कि square पास 3 पास में क्या होगा, थोड़ा दूर होगा तो क्या होगा, पॉइंट और चार्ज ले लेंगे. यस सर। सेंटर पे होगा तो क्या और होगा। फिर नेट हो जाएगा 0. फिर हमने फिर बाकी, बेसिक हाँ, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी. बाकी केसेस देखे थे यस सर. कि जो है फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, यस उसके बाद सर. आर्क और के लिए क्या था, R के लिए क्या होगा? एनालॉग इनफाइनाइट यूज हो लाइन चार्ज जाएगी. के लिए क्या था,
Yes, और sir. इसके लिए लैम्डा बाय 2 पाई Semi. एप्सिलॉन नॉट। Hmm. सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए क्या था, और क्वार्टर ऑफ अ रिंग के लिए क्या था, क्वार्टर ऑफ 4 pi epsilon naught R. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दो डायरेक्शन में था और नेट अननेट Yes, निकालते sir. थे। रूट टू। क्वेश्चन Hmm. शीट के लिए देखा था और इसका डेरिवेशन भी कर लिया था। यस Yes, sir. सर, Gauss law एप्लीकेशन से. ऑफ गॉस लॉ में। ठीक है, Yes, sir. कंडक्टर के लिए देखा था और इसका डेरिवेशन भी कर लिया था हाँ, Gauss law में ही कंडक्टिंग शीट के लिए। और ये भी क्या था, कंडक्टर के सरफेस का भी डेरिवेशन किया था। ये भी करा था। Yes, sir. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी डिराइव कर चुका है, देख लो चारों के चारों। Yes, sir. नेट चार्ज बाहर क्यों आता है वो Always भी, do. अंदर जो है और जीरो क्यों होता है वो भी, नॉर्मल क्यों होता है वो भी, और वैल्यू सिग्मा Yes, बाई sir. एप्सिलॉन नॉट क्यों होती है वो भी, ये भी डिराइव कर चुके हैं। अंदर जीरो, बाहर सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट, और ये ध्यान देना ये वाला पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट, और बाहर के लिए भी, और इसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, शेल के लिए भी अंदर बाहर क्या देखा था, एक शेल एक, थ्योरम। एक Yes, छोड़ा sir. था Shell theorem. एक कैविटी होगी तो क्या होगा। सर What इसे will वैसे ही happen? करेंगे जैसे हम 11th में करते थे। हाँ, जैसे हमने 11th में कभी कोई तो केस पहले किया। पूरा फाइनल का निकाल लेंगे, फिर कैविटी का, और वो कैविटी का यूनिटरी मेथड से डिजाइड वाला। कैविटी को पहले क्या करेंगे, कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, यस सर। चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन किया था ये वाला, यस इक्व सर, आर बाई शेल आर, थ्योरम से क्या था ये। शेल थ्योरम से किया था। तो इसमें हम्म। ये था कि हमारा डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा था, आउटवर्ड। आउटवर्ड, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। यस सर। यही मतलब है ना आउटवर्ड का, कि हमारा यस किसी सर। भी अंदर के पॉइंट पे, यहाँ पर अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब उससे मेरा बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है अवे फ्रॉम। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, इनवर्ड। सारा बार डायरेक्शन बदलता, वैल्यू वही हाँ, रहती। yes, sir. ठीक है, तो हम भी अभी भी यही केस लेके चल रहे हैं, जहां पे क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर है। पॉजिटिव। हाँ, एक कंडक्टर है जिसका कोई सेंटर दिया हुआ है सी, और चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी दी हुई है। Rho. हाँ, कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Yes, sir. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट चार्ज वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पता है हमको। ठीक है, ये केस सर। हमको अगर दे दिया गया है, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कैविटी के अंदर के, देखो ये जो रिजल्ट है इसका डेरिवेशन भी दे रहा हूँ वैसे तो अभी मैं, बट ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछले साल 3-4 साल में जेई में तो बहुत ज्यादा इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और नीट में भी पूछा जा चुका है, रिजल्ट पे क्वेश्चन आए हैं इसके। आपको मैं डेरिवेशन भी देता हूँ, रिजल्ट भी देता हूँ, बहुत आसान है समझना। इसको क्या किया जाएगा, सर हम इसे यूनिफॉर्म स्फीयर मान सकते हैं पहले। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। यस सर, जैसे वो 11th में करते थे। 11th में करते थे वही कर रहा हूँ, एकदम से सारा का सारा केस एक बार बस पेशेंटली सुन लो। यस सर। इसमें भी फिर 3 होंगे, अंदर बाहर सरफेस। अरे नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है, लिखा है ना कैविटी के अंदर, इनसाइड द कैविटी मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस कैविटी ओके में क्या सर। है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू कितना है वो बताना है। ओके सर। दिया क्या हुआ है, इसका रिंग का रेडियस जो है, इसका रेडियस कोई आर होगा, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है पता नहीं। ठीक है, यस सर। कैविटी का सेंटर ये C1 है, तो कैविटी का सेंटर कोई C2 है। ठीक है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। हमको ये डिस्टेंस गिवन है कि कैविटी, पता तो हो कितना दूर है कैविटी, कैविटी के और उसके सेंटर के बीच डिस्टेंस A, ये भी गिवन है। ठीक है, दो चीजें पता यस चली। सर। यस Yes, सर। sir. आप क्या करो, पहले केस में मानो कि कैविटी है ही नहीं, यस सर। तो आप क्या मानते हैं, अगर कैविटी नहीं होता तो पूरा ही फील्ड रहता, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज क्या रहता, स्फीयर हो जाता है। Here. नॉन के क्यू कंडक्टिंग आर बाय आर क्यू। ऐसा रहता। मतलब एक्चुअली यहाँ पे कैविटी होनी चाहिए थी, बट हमने मानी नहीं। यस सर। दूसरे केस में क्या मानो
की कैविटी है? कैविटी वाला, सिर्फ कैविटी को लेना। कि सिर्फ कैविटी और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, ओके सेम चार्ज डेंसिटी बट नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने शो करने की कोशिश किया वही कैविटी को, यहाँ शो कर दो ऐसा। चलो लो, ये देखो ऐसा मैं इसको शो करने की कोशिश की, कुछ कैविटी है बट वो इमेजिनरी मान लो, ऐसा अपने माइंड में है नहीं। आपने क्या कर दिया, एक बार केस मानो। तो ये जो केस है ना, ये इन दोनों का सम बोलूंगा कब, जब इस केस में आप यहाँ बाहर कोई चार्ज नहीं मान सकते। एक में तो बोलो बस कैविटी मान लेते हैं, अभी समझ आएगा। अब देखो इसमें क्या गिवन है, बस ये हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस ए है यहाँ से यहाँ, और इसमें क्या पता है, इसमें हमें कुछ ये आर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना है, ये जो चार्ज डेंसिटी है ये रो है, और ये कितना चार्ज डेंसिटी माना है मैंने, माइनस रो। ये देखो इनको इन दो केस में डिवाइड, क्योंकि जैसे ही मैं इसको ओवरलैप करूंगा, इसको इसके ऊपर लेके आऊंगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूट्रल। न्यूट्रल। और वो हो ही रहा है इधर, यस सर। आया समझ कि मैं इन दोनों को केस सेम केस मान रहा हूँ। आ गया सर। आ गया, यस सर। क्या क्या है समझ आया। यस सर। यस सर, एक Actually- हमने कैविटी ले ली और हाँ, बोलूं, एक एक हमने cavity- कैविटी ले ली और एक हमने विदाउट कैविटी ले लिया। तो जो विदाउट कैविटी था वो पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली पॉजिटिव था, और जो सिर्फ कैविटी थी वो यूनिफॉर्मली हमने नेगेटिवली और सेम डेंसिटी ली जो पॉजिटिव वाले की थी, पॉजिटिव और फिर वाले हम उसे कंबाइन कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली, मेरे को ये प्रॉब्लम दिया हुआ था, ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना था वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तो ब्रेक करके बताया। मुझे क्या करना है, इस कैविटी में कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेंटर पे हो। मुझे इस कैविटी में कहीं पे भी एक पॉइंट दिया जा सकता है, और वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे इसको ले लूँ, ये मेरे को कोई पी पॉइंट दे दिया कैविटी के अंदर ही, ठीक है। व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना। क्या करना है, आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये पी पॉइंट तो इसके अंदर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसका सेंटर तो है ही कैविटी का, है नहीं, अभी तो माना नहीं ना, बट पी पॉइंट तो होगा ही अंदर, यस सर। और पी पॉइंट तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होगा। यस सर। वही तो ओवरलैप हुआ है। तो आप क्या करो, मैं पूरे, जब ये पूरा चार्ज था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो इस चार्ज की वजह से, यस सर, तुम्हें पता ही है। वो तो पता ही है। दूसरा, जब ये सिर्फ कैविटी था कैविटी का। और नेगेटिव चार्ज यस कैविटी सर, था, ये तब भी पता है। ये पी पॉइंट डायरेक्शन ऑपोजिट। यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड कर लूं, और उन दोनों का वेक्टर सम ले लूंगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। यस सर। क्योंकि क्या कह रहा हाँ हूं, यस सर, तो क्योंकि मैंने सर अपना हम कंबाइन करेंगे और फिर उनका वेक्टर सम ही आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो मैं यस सर। रेदर देन फाइंडिंग दिस क्वांटिटी, तो मैं जाऊंगा इसके साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आया समझ कि क्या थोड़ा सा ट्विक यस कर दिया, सर। वो देख लो जो ट्विक किया कि हाँ, यहाँ पे। हम ऐसे सिर्फ वेक्टर नहीं लेते थे। अभी तक हम वेक्टर की डायरेक्शन नहीं देख रहे थे, क्यों, क्योंकि मुझे मैं जरूरत यस पड़ नहीं सर। रही, हमें अवे आप नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा जरूरत पड़ा नहीं था अलग अलग करके, ठीक है। यस सर। तो इनको ब्रेक क्यों किया, पहले तो वो समझ आना चाहिए, और ऐसे ही क्यों किया वो भी समझ आना चाहिए।
क्योंकि Yes, इनको sir. ओवरलैप करने पे मेरे को यही स्फीयर मिल रहा है। तो इसकी Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पी पे निकालूंगा तो मेरे को यहाँ का आंसर मिल जाना चाहिए। सर अगर कैविटी में नेगेटिव चार्ज रखा होता तो फिर कैविटी तो खाली है ना, कैविटी तो उसी को बोल रहे हैं ना जहाँ पे चार्ज नहीं है। अच्छा कोई और ओ चार्ज रखा होता हाँ तो कोई और चार्ज रखा होता फिर 3 वेक्टर हो जाते, एक वेक्टर इसका E1, एक वेक्टर इसका E2 और और फिर एक चार्ज का। और चार्ज का भी हो जाता, हाँ तो क्या यस दिक्कत सर, है? यस सर, ठीक है। अभी तो हम बिना चार्ज के मान रहे हैं कि खाली कैविटी है। हाँ यस सर। तो खाली कैविटी है तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो फिर डिस्टेंस होगा ये मुझे पता होना चाहिए फिर तो, यस सर। क्योंकि मैं तो तभी निकाल सकता हूँ, मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है। वेक्टर तभी, यस सर। ठीक है, तो इसको फर्स्ट केस मान लो, इसको 1 मानो और इसको बोलता हूँ 2। 2। ठीक है, तो इस इसका सपोज इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R1। ठीक है, यस सर, यस तो सर। यहाँ पर जो इस P पॉइंट पे ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस साइड में आएगा ये बताओ। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे डायरेक्शन जाएगा, आउटवर्ड, बाहर। अवे आएगा, यस सर। और अवे आएगा और वैल्यू कितनी आएगी, E1 बोल देते हैं, तो के वो क्यू वैल्यू आर आएगी डिवाइडेड बाय आर क्यू। रो रो के नाम, रो R1 आर वेक्टर, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन R1 का ही आएगा। यस सर। तो मैंने R1 लिख दिया, या फिर वेक्टर लिखना R जी कैप सर। लगा, R1 कैप लगाऊं ऐसा लिख के, तो वो आर कैप, हाँ फिर वो आर Yes, वेक्टर sir. अपॉन आर मैग्नीट्यूड करेंगे। हाँ तो भी सेम बात होगी। तो मेरे को ये यस सर, वेक्टर वाइज पता चल गया कि अपोजिट है। यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देगा ताकि कॉन्ट्रास्ट कलर। सर एक बात बताना सर। सर हम सारा कैविटी को ही देख रहे हैं ना अभी, हम वो पॉजिटिव स्फीयर को अब भूल रहे हैं ना, कौन से मतलब इस उसे नहीं देख रहे ना। इसमें हम पूरे को देख रहे हैं। फिर सर कैविटी के अलग से पी पॉइंट पे क्यों देख रहे हैं? इस केस में कैविटी है नहीं ना, ये तो पूरा फील्ड माना हुआ है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैविटी इमेजिनरी कैविटी है, यहाँ पे इमेजिनरी है। अभी हमने क्या कर दिया, एक बार मान लो कि पूरा फील्ड है, ऐसा मान लो पूरा फील्ड है, हाँ और दूसरी बार में सिर्फ कैविटी है। यस सर, ये तो आ गया। अच्छा यस इसको सर, हटा, ये हटा दो ना, ये बोलता अगर ये बोल, यहाँ देख लो दूसरे केस में क्या होगा, कैविटी वाला केस, यस सर। कैविटी का सर डेंसिटी यहाँ नहीं पे पता है। इनवर्ड आएगा, इनवर्ड। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं P की डायरेक्शन देखूं तो मैं सपोज ये मेरा R2 वेक्टर है, क्योंकि ये तो कहीं भी हो सकता है ना P पॉइंट, मुझे थोड़ी पता है P पॉइंट कहाँ। R2 वेक्टर तो बोल सकता हूँ जहां पे भी होगा, यस सर, सेंटर से। सेंटर से ही R2 वेक्टर पे होगा कहीं पे भी। यस सर, इनवर्ड लग जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ लिख दो मतलब आर तो बताइए। R2 वेक्टर ये है। तो आपका जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, इनवर्ड। इनवर्ड आएगा। यस सर। तो वो लिख देता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब मुझे श्योर ही है कि वो इधर आने वाला है, यस सर, इस डायरेक्शन में आने वाला है, यस सर। तो मैं इस E2 को के क्यू आर बाय आर क्यू, नहीं रो के टर्म्स में, रो आर बाय 3, क्या था, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। E2 वेक्टर को लिख सकता हूँ रो R2 आर बाय वेक्टर 3 एप्सिलॉन बाय नॉट। 3 एप्सिलॉन नॉट, बट नेगेटिव में, क्योंकि R2 का यस जो सर, डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा, Yes, sir. नीचे आएगा तो yes, sir. नीचे आएगा जिधर भी R2 होगा। क्योंकि हो सकता है P पॉइंट इधर दिया हो तो R2 इधर आएगा, उसके अपोजिट आ जाएगा, सेंटर की तरफ आएगा ये, तो सेंटर की तरफ ये नेगेटिव मेरे को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे पता चल गया, आगे समझ। अब वेक्टर सर, यस सर। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं उस P पॉइंट को ना, सिर्फ इन वेक्टर को ड्रॉ करता हूं, तो एक मेरे पास सेंटर है, इसका सेंटर है जो कैविटी का। पूरा टोटल सेंटर, एक अच्छा, सेंटर है कैविटी का, यस सर।
जिसको C2 P बोल दो। पॉइंट। ये सेंटर है C1 और एक पॉइंट है मेरे पास P पॉइंट। ठीक है, ये मेरे पास है R1 वेक्टर, यही है R1 वेक्टर। डायरेक्ट स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर तक का पोजीशन यस सर, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर, ये वेक्टर है R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। R2 वेक्टर। हाँ और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये वाला डिस्टेंस देखो गिवन है। तो अगर इसको वेक्टरली फॉर्म में लिखूं मैं, तो इसको कुछ अगर इधर से लूँ, इसका डायरेक्शन अगर इधर लूंगा तो इसको ए वेक्टर बोल सकता हूँ। डायरेक्शन ने इधर दे दी और ए वेक्टर बोल दिया। यस सर, ठीक है, ये मैंने माने हैं क्योंकि देखो पी पॉइंट तो मेरा कहीं पे भी हो सकता है। पी पॉइंट यहाँ हो गया तो ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। ठीक यस है, पी सर, पॉइंट यहाँ, अगर पी पॉइंट यहाँ हो गया, सॉरी पी तो पॉइंट नीचे की तरफ। यहाँ हो गया तो मेरा ट्रायंगल एक ऐसा बन जाएगा। बट इसमें ये देख याद यस है, सर। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि कैविटी फिक्स कर दिया हमने पहले ही। कैविटी की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। R1 और R2 बदलेंगे। R1 यस और सर, R2 बस वो बदलेंगे दोनों बट क्योंकि कैविटी के ब्लड अंदर फील्ड पोजीशन फाइंड बदल। करना है ना। तो फील्ड वो पॉइंट कहाँ पे होगा वो हमसे पूछा जाएगा, यस क्योंकि मैंने सर। कोई जनरल लिया है। तो मेरे ये R1 और R2 कोई जनरल पॉइंट है, जनरल वेक्टर है, बट A1 इज अ फिक्स गिवन वेक्टर इस केस में। आया समझ? तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मैं ट्रायंगल लॉ से लिखूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है, क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, कि R1 वेक्टर जो सर कि होगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों का वो होगा A वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। R2 वेक्टर होगा, होगा। यस सर। तो व्हाट विल बी योर A वेक्टर देन? सर R1 माइनस R2। R1 माइनस R2। ये तो ट्रायंगल लॉ का, ये ट्रायंगल लॉ से ही आया। यस सर। इसमें कोई दिक्कत है श्रेया? नो सर। ठीक है, then इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप आओ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट पे। मैंने ये बोला था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे टोटल स्फीयर की वजह से, जब उसके अंदर कैविटी नहीं है, वो आएगा E1। और एक बार हम मानेंगे कि एक कैविटी है जिसका नेगेटिव डेंसिटी है और सिर्फ कैविटी है, बाकी स्फीयर नहीं है, तो उसका आएगा E2। और इन दोनों को जब मैं ओवरलैप कर दूंगा, इन दोनों को जब मैं वेक्टर ओवरलैप कर साइन। दूंगा, ठीक है, तो ओवरलैप करने का मतलब है, देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओवरलैप हो रहे हैं वहां पे। ओवरलैप मतलब वेक्टरली एडिशन हो रहा है, दिख रहा है? अगर थोड़ा यस सा सर। जूम करके दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ ना पी पॉइंट पे, देखो दो वेक्टर बन रहे हैं, एक E1 वेक्टर बन रहा है और एक डाउनवर्ड E2 वेक्टर बन रहा है। E2 भी बन रहा है और E1 भी बन रहा है। तो इससे कुछ हिंट मिला हमको कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पे, वो कितना आएगा? इनके इनको पॉजिटिव ले लेंगे ना, इनके दोनों को सम कर लेंगे वेक्टर हाँ को। HP। तो आप बोलोगे ये जो E1 वेक्टर आया प्लस प्लस E2 वेक्टर आया जो। प्लस जो E2 वेक्टर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आएगा वो कितना आएगा? रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E2 प्लस स्क्वायर प्लस अरे 2AB नहीं, cos 2। नहीं सर, रो जो आर रो डिवाइडेड बाय बाय R 3 डिवाइडेड एप्सिलॉन बाय नॉट। 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना था? रो R2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों लिखा, ऊपर तो प्लस लिखा था? नहीं क्योंकि सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। E2 इनवर्ड था और E1 आउटवर्ड था, तो नेगेटिव। ऐसा किया जा रहा है। यस नहीं, सर। डायरेक्शन में देखो E2 का डायरेक्शन इधर है और E2 का इधर था, तो एकदम अपोजिट भी नहीं है एक दूसरे के। मैंने तो यस सर। हाँ, मैंने तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के लिखा है साथ में। ठीक है, सर फिर क्यों नेगेटिव लगा है? क्योंकि वो आ ही रहा है ना, R2 के अपोजिट आ रहा है ना। इसका मतलब तो ये है ना कि R2 वेक्टर है जो उसके अपोजिट है। R2 वेक्टर किधर भी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ ठीक है। यस तो यहाँ सर। पे क्या है, R1 के डायरेक्शन में, R1 कैसा भी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? यस सर। क्योंकि P तो कहीं पे भी हो सकता है।
Yes sir. तो मैंने तो जो मेरी वैल्यू आई थी मैंने एज इट इज लिख दी, बट इससे क्या पता चला अगर मैं इसको थोड़ा सा और अब सोल्व करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ठीक है, ये कहाँ पे, Rho divided by at P. P इनसाइड कैविटी है, ये देख, Rho divided by 3 epsilon naught कॉमन आ जाएगा और फिर ρ1 वेक्टर माइनस ρ2 वेक्टर. रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहाँ पे आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, यस सर। और ये तो हमने अभी कुछ देखा है, A पुट कर देंगे. ए पुट कर देंगे, ए वेक्टर पुट करेंगे, A वेक्टर. यस सर. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसके अंदर, Rho in at P inside कैविटी के अंदर, cavity. Yes sir. आपका आ गया रो ए वेक्टर बाय, 3 एप्सिलॉन नॉट। अब रो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट। ए वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ए वेक्टर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, अच्छा नहीं वेरिएबल है सर ये तो। क्यों 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 क्यों, जब कैविटी मैंने दे दी और आर तो बदल रहे हैं ना। तो कांस्टेंट कैविटी दे दी ना जी, कैविटी तो देना पड़ेगा ना, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थोड़ी वेरी करेगा, हाँ यस ये तो करेगा। नहीं करेगा ना, ये सेंटर कहाँ पे है और ये सेंटर कहाँ पे है, उसका डिस्टेंस थोड़ी वेरी करेंगे फिर, जब कैविटी मैंने दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म है कांस्टेंट, ये टर्म है कांस्टेंट, नीचे तो है ही नीचे वाला कांस्टेंट, टर्म है कांस्टेंट, तो मतलब पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट, और वेक्टरली कांस्टेंट आ रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, नहीं है कोई। यस सर। डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, ई वेक्टर जो आ रहा है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, यस यस ए सर। वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, जो सेपरेशन है सेंटर separation है। की, पूरे स्फीयर की और यहाँ कैविटी से, की। कि जो सेंटर के एक्चुअल सेंटर ऑफ स्फीयर से कैविटी के स्फीयर के सेंटर की तरफ और आउटवर्ड, यस सर। और आउटवर्ड, यस सर। और ये कहाँ का निकाला है, ये कहाँ का निकाला आपने बोला है इट इज एट पी, मतलब ये उसके सेंटर का नहीं है, ये कैविटी के किसी रैंडम पॉइंट पे भी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, मतलब पूरी कैविटी के अंदर वैल्यू कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द कैविटी एट एवरी पॉइंट। यस सर, मतलब तो सेंटर पे ले सेंटर या पे भी कहीं पे होगा। भी ले यही रहेगा, सब जगह यही रहेगा, ठीक है, तो ये रिजल्ट आया, रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, जो अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं हाईली इंपॉर्टेंट किसी चीज को नहीं लिखता हूँ, बट इसको लिख रहा हूँ तो मतलब ये होगा, ठीक है, क्या रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at every point inside the cavity is क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, that is electric field magnitude and its direction, ये क्या होंगे दोनों, both are इक्वल, कांस्टेंट, constant होंगे, सेम यस सर। constant throughout the कैविटी, कैविटी के हर पॉइंट पे सेम होंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, रो ए बाय रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, वन से अलोंग दी ए, अलोंग दी सेपरेशन। ए वेक्टर, ये होगा, यस सर। ठीक है, तो डायरेक्शन में भी क्या बोलोगे, डायरेक्शन के लिए, इट इज अलोंग ए एंड आउटवर्ड। हाँ, डायरेक्शन इज अलोंग द, ये लिख सकता हूँ अगर इधर लिखना चाहूँ,
सर सर अगर सुन लो पहले एक बार, अलोंग यस सर द लाइन joining their center, ठीक है, along the line joining their centers होंगे। पॉजिटिव, अगर ये देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो आउटवर्ड ले लेना, मतलब C1 से C2 की तरफ, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड, और नेगेटिव C1 की तरफ। C2 से C1 की तरफ ले लेना। ओके सर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन होगी, और वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। अब मैं बना के भी दिखा रहा हूँ, अभी तक मैंने बना के नहीं दिखाया, ठीक है, अब मैं उसको बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि बनेगा कैसे वो, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा कचरा ही हो जाएगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। आप सुनो ध्यान से, इस केस में क्या होगा, अगर P पे डायरेक्शन बनानी है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड P पे बनाओ, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ऐसा होगा, इधर इस पे भी सब जगह ऐसा होगा, पीछे भी सब जगह ऐसा होगा। आया समझ? इक्वल वेक्टर बनाने इस तरीके से बनेगा, पूरी कैविटी में जो है फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अरे समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस सर। क्या हाँ समझे? क्या सर? सर अलोंग ये हुआ पूरी कैविटी में, तो आपने वैसी लाइंस बना दी, ए के अलोंग। ए के अलोंग बना दिया, और वेक्टर का लेंथ जो है कितना होगा, 3a/ε0। यस सर, और आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव है। आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव है, इन्हीं डायरेक्शन को क्या कर देना, ऑपोजिट इन्वर्ट कर देंगे कब? जब नेगेटिव चार्ज हो। इसको आप ऐसे कर देना, जब नेगेटिव होगा तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, लाइन अंदर की तरफ, यस सर। और पॉजिटिव है तो इसको आउटवर्ड ही रखो। तो ये सब जगह जो है फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा और ऐसा रहेगा, मतलब सेंटर पे भी, कैविटी के सेंटर पे भी, और कैविटी के हर पॉइंट पे भी, ठीक है। दिस इज बीइंग डिपिक्टेड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। बाहर वाला बॉडी कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है ये तो। नॉन कंडक्टिंग है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर चार्ज दिखाया हुआ है। यस सर, यूनिफॉर्म है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये जो है, ये फाइंड क्यों लिखा हुआ है ये मुझे पता नहीं, बट ये अच्छा है। अब तो समझ आ गया? यस सर। यस सर। सर सर देखो ये समझाया, डेरिवेशन दिया, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए। इसका सिर्फ जो है, रिजल्ट याद करना है। हाँ रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट ओके। बोल दे कितना वैल्यू है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे लिख देता हूँ, सर ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि कैविटी डेरिवेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉट नीडेड। डेरिवेशन नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो मैंने बता दिया कि आया कैसे है, क्योंकि सुपर पोजिशन था, ठीक है, समझना भी कोई मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा वेक्टर यूज हो रहा है, वेक्टर में मैंने क्या कर दिया, R1 + R2 वेक्टर को, और सेपरेटली फाइंड करके दिखा दिया कि इट इज नथिंग बट ए वेक्टर विच इज अ कांस्टेंट वेक्टर। तो आपका आंसर जो है रो ए वेक्टर बाय 3ε0 आ रहा है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने पहले डिराइव किया हुआ था ऊपर में थोड़ा सा, अगर मैं वो जाकर तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए करा हुआ था, नॉन शेल यूनिफॉर्म थ्योरम था, से। इस फॉर्म में नहीं, मैंने इस फॉर्म में लिया ताकि रो मेरे को के फॉर्म। प्रेफरेबल रहे। यस सर। वेक्टरली भी लिख देता हूँ इसको, वेक्टरली ऐसा होता है, आर कैप। आर आर कैप नहीं, आर वेक्टर ही लिख दो, जिधर आर ओके वेक्टर सर। होगा उसी के डायरेक्शन ले लें, ओके सर। ठीक है। इतना सर हमारे पास ऐसा भी केस आ सकता है कि कैविटी नॉन यूनिफॉर्म हो। कैविटी नॉन यूनिफॉर्म, कैविटी तो खाली होता है ना, उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या,
नहीं मतलब जो हम उस दिन सुबह नहीं कर रहे थे कि एक तो हो गया स्फेरिकल और एक हो गया कुछ अच्छा, भी हाँ दे दिया। हाँ हाँ हाँ, वो वाला केस। यस सर। नहीं आएगा ना उसमें, इंटीग्रेशन नहीं, हो जाएगा ना पता क्या सर। होता है, अगर एक कैविटी नॉन यूनिफॉर्म होती है ना, यस सर। ये कोई भी रैंडम शेप होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता फिर। यस सर। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये तो स्फेरिकल शेप के लिए यूनिफॉर्म फॉर्मूला के था, लिए ही है स्फीयर। जी स्फीयर सर। के लिए फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है, तो फिर यस सर। आपका ये तो लग जाएगा, क्योंकि आप एक बार तो फील्ड तो मानोगे उसको, तो ये लग जाएगा। बट यहाँ हाँ पे अगर वो कोई रैंडम शेप का हुआ ना, तो नहीं लगेगा। तो फिर आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, और ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो सम वो नहीं आएगा। यस सर। फिर ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो कौन सी केस में आएगा ये? इनसाइड द कैविटी कैसा रहेगा ये? यूनिफॉर्म। हाँ, ये हम यूनिफॉर्म कौन सी, कैविटी। हाँ ये कैसी कैविटी मान रहे हैं? स्फेरिकल कैविटी। जो केस डिस्कस किया है वही वाले केस का स्फेरिकल। आंसर है। ओके सर। ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है कि आपके दिमाग में आ रहा है कि उस केस में क्या होगा, बट इतना इजी नहीं होगा फाइंड करना। यस सर, क्योंकि वहां पे अलग अलग हो जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन शायद हो। इंटीग्रेशन शायद हो या नहीं हो, कैसे रहे। ठीक है, बट ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट, ये बहुत बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है, इसलिए हाईली इंपॉर्टेंट है। ओके सर। रोए क्योंकि ये आपके पास जो आएगा ना, वो ये पूछा जाएगा नीट में डायरेक्टली, या ये वैल्यू पूछ ली जाएगी कितना होगा, यस सर। कांस्टेंट होगा, किधर डायरेक्शन होगी, ये भी पूछ सकते हैं। हाँ वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, आउटवर्ड वरना इनवर्ड नेगेटिव में। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अलोंग है। यस सर। तो बेसिक कैविटी में भी ना यूनिफॉर्म रहता है, बस ये ध्यान रखना, अगर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वाला ऑप्शन है ना, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे आर यूनिफॉर्म। दे आर यूनिफॉर्म, तो आप आंसर चेक कर, आंसर को यूनिफॉर्म वाला टिक कर देना। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो हर जगह यही केस रहता है। अगर मान लिया सिलेंड्रिकल चार्ज है, ठीक, सिलेंड्रिकल चार्ज है, सिलेंड्रिकल चार्ज। दिखाता हूँ, रुको जरा। ऐसा कोई चार्ज है, ये सिलेंड्रिकल चार्ज था ना, अच्छा। यस सर। अगर यहाँ यहाँ पे भी कोई कैविटी बन जाए तो भी आंसर क्या, डेरिवेशन वैसा ही आएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर वेक्टर, आर टू वेक्टर आएगा एक जगह, माइनस R1 वेक्टर तो आएगा, सर 3 के जगह 2 हो जाएगा। 3 की जगह 2 हो जाएगा, और ऊपर ए वेक्टर ही आ जाएगा। यस सर। शीट में भी होगा तो भी क्या होगा, शीट के अंदर कोई कैविटी बना सेम दो हो जाएगा। तो सेम हो ए आ जाएगा, जाएगा बस। वहां पे भी ए। अगर शीट के अंदर कैविटी हो, चार्ज सिलेंडर के अंदर ये कैविटी हो, सही है। यस सर। इसको मैं सर भी, मतलब बस कुछ भी आ जाए तो आर को हमें ए से रिप्लेस करना है। हाँ आर को एक ए से रिप्लेस कर दो कैविटी के लिए, कैविटी के अंदर। इन यस केसेस को भी सर। मैं वहां कॉपी करके रख दे रहा हूँ आपके लिए। ओके सर। ठीक है, ये मैंने वहां पे भी किए हुए हैं, बट यहाँ पे हम, क्योंकि सारे केसेस यही है ना डिस्कस, कैविटी जी सर। तो ये जो है कौन सा केस हो गया, 9th है ना, और ये 10 हो जाएगा, 10 नंबर 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10.1, और ये हो जाएगा 10.2। ठीक है, और कैविटी में भी जो है, ये एक नोट लिख के छोड़ देता हूँ लास्ट, इनके अंदर भी कैविटी हुआ अगर, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म इन द cavities of a solid non conducting cylindrical charge, cylindrical cylindrical charged body or
in a sheet, charged sheet, thick plane sheet of charge। इन दोनों केसेस में भी सेम रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड बस ये यूनिफॉर्म है। Yes, sir. जी ध्यान, इसके अंदर भी ये वर्ड यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट जो आपका है। अगर उसके अंदर भी कैविटी हुई, इसके अंदर मान लिया मैं ऐसा कैविटी बना दूं, यहाँ पे एक कैविटी बना दूं, ठीक है, वो वाला सिलेंड्रिकल कैविटी, यहाँ पे एक कैविटी बना दूं, वो वाला कैविटी, तो भी आंसर सेम आएगा। yes sir, बस आर को ए से रिप्लेस करेंगे इस तरीके का ध्यान। यूनिफॉर्म। yes sir, तो इतना करने के बाद आपका ऑलमोस्ट मैंने आपका हर पॉइंट डिस्कस कर दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिक्वायर्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस थे, जितना आपको रिक्वायरमेंट था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। yes sir, Yes, sir. खत्म सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, गॉस लॉ वगैरह सारा डिस्कस हो गया, कंडक्टर की थ्योरी खत्म हो गई है इस केस में। मोशन भी कर लिया था। मोशन में देखो हमने जो मोशन किया ना अभी वो 1D किया है, जैसे हमने चार्ज के अंदर जो मोशन किया था सिर्फ 1D मोशन था। yes sir, एक बॉडी का चार्ज को छोड़ा तो आप ये सीधा 1D की इक्वेशन लगा रहे हो। हाँ कई बार क्या हो सकता है, वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन। तो कौन सा बन जाएगा ये 2D 2D, ग्रेविटी वाला केस, yes sir, ठीक है। तो उसमें पाथ कैसा बनेगा, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन था, वहां प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। तो मैं yes sir, y is equal to यहाँ पे tan आपको theta। एक एक केस और कराऊंगा। सर वो सारे केस आएंगे, वो हाइट वाले सारे? मैं वो कराऊंगा नहीं ना उस डायरेक्शन में, क्योंकि उतना सारे थोड़ी कर सकते हैं, बस आपको एक आइडिया दे दूंगा करोगे कैसे। yes sir, वो तो क्वेश्चन लगाएंगे तो मिल जाएंगे। हाँ, तो वो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक तरफ मोशन क्या होगा यूनिफॉर्म और दूसरी तरफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। yes sir, ठीक है, तो पाथ पता चल जाएगा पैराबोला। yes sir, फिर तो फिर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कितने टाइम बाद हिट करेगा, कितने टाइम बाद कहाँ होगा, वो तो आपको दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। बट मैं एक बार, हाँ, 2D मोशन कैसा होता है, 2D मोशन ऑफ चार्ज वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सर ऊपर मतलब लगेगा तो वही सब ना, वो tan theta x माइनस वो सारी क्वेश्चंस। सब वही लगेगा वैसा का वैसा ही, बट हो सकता है ओके ना सर, चार्ज ग्रेविटी की वजह से जैसे ऊपर जा रहा था क्वेश्चन यस इक्वेशन सर, बदल जाए, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, यस वैसे सर, नहीं रहेंगे, सारी इक्वेशन भी डिराइव नहीं करनी है, समझ आ जाएगा आपको, ओके सर, स्टडी करना आ जाएगा, स्टडी करना बताऊंगा कि कैसे आप उसको एनालाइज करोगे, बस एनालाइज, यस सर, वो कर लेंगे हम इसमें, ओके ठीक सर, है। और बाकी यस अब इसके बाद आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, कोई ऐसा सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन तो होता नहीं है, बट जितना आपका असाइनमेंट है और प्रीवियस ईयर है, एलन का मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस सर, आई वुड से कि दे वुड बी सफिशिएंट। और केसेस तो अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे केसेस कर लिए, सब कुछ केसेस आ गए, जेई के सिलेबस को थोड़ा सा और ज्यादा केसेस आते हैं, कुछ केसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो जेई वाले बैच के लिए कराया जाएगा, आपको नीट में थोड़ा सा कम रखते हैं उसको, बट फिर भी मतलब काफी आपको जो नीट के लेवल से बहुत ऊपर ही कराया गया, ठीक है। हर यस चीज की सर, डेरिवेशन दी गई है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिराइव करने की कोशिश की गई है, ठीक है। सर डाउट्स थे सर। हाँ, डाउट बता दो। अच्छा, मुझे एक बार ये भी बताना है, अच्छा जो आपने एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा था मुझसे कि ग्रेविटेशन में क्यों नहीं होता? ग्रेविटेशन में भी फील्ड लाइन, ग्रेविटेशन में एक्चुअली मैंने जब स्टडी किया उसको तो मुझे पता है ग्रेविटेशनल में भी गॉस लॉ है। हाँ ओके, हाँ, और गॉस लॉ अगर ग्रेविटेशन के अंदर है तो तो फील्ड मतलब लाइंस भी होंगी? तो फील्ड लाइंस भी होती होंगी, यस सर, ठीक है। तो मैं आपको और आपको ये भी पढ़ाना था गॉस लॉ इन मीडियम, तो ये तो हमने बता दिया था 1/k फैक्टर से होता है, 1/k फैक्टर से होता है। ये तो Yes, हमने sir, ये क्वेश्चन भी, बताया था। आपने क्वेश्चन भी करा दिया था।
क्या होता है वैसे एग्जैक्टली गॉस लॉ इन मीडियम, क्या लिखा था आपने? सर 1/k फैक्टर से रिड्यूस। कहाँ पे आता है 1/k वो? सर जैसे हमने फुल फ्लो इन मीडियम में पढ़ा था वैसे सेम टू सेम करेंगे। क्या करेंगे? तो जैसे हमने कूलम फ्लो इन मीडियम नहीं पढ़ा था वहां पर भी तो 1/k टाइम्स वो करा था रिड्यूस। तो इसको वैल्यू क्या लिखूंगा मैं इसको, मुझे तो यही समझना ना। इक्वेशन क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन बता दो बस मुझे, गॉस लॉ इन मीडियम क्या आएगी तो। यस सर 2 मिनट सर। बताओ, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे गॉस लॉ इन मीडियम क्या होगा, ध्यान से सुन लो। गॉस लॉ इन मीडियम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है ना। यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इनटू dA, इट शुड बी इक्वल टू Q enclosed by epsilon नॉट। हाँ ये था। यस सर, अब इसके आगे 1/k था। यस सर। ये आएगा। यस सर यही था। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मीडियम का? मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/k E/k टाइम। मतलब जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 1/k टाइम्स हो गया। 1/k टाइम। ठीक है, ये आएगा गॉस लॉ इन मीडियम। कुछ लोग क्या करते थे, इसको चेंज कर देते हैं कि सर ये है, इसको k टाइम्स कर दो, k टाइम एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा मीडियम में। हम्म, बोलो। यस सर। ऐसा होगा, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। सर क्यू सर क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट होगा ना। ये एक्चुअली थोड़ा सा रीराइट करने के लिखना पड़ता है इसको, जो है इसी चीज को यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको इसको भी इधर ले जाते हैं। ऐसा लिख देते हैं। ये किसका है, मीडियम का। ये भी किसका है, मीडियम का। यस सर। और ये क्यू इनक्लोज आता है, ये लिख देते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम डॉट dA, ये सारा इंटीग्रल के अंदर। क्योंकि ये पता नहीं ना, देखो हो सकता है कुछ केसेस में, देखो कुछ केसेस में हो सकता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम वेरिएबल हो। यस सर। तो वेरिएबल हुआ तो वो इंटीग्रल से बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा। उस केस में, एयर के केस में क्या था, एप्सिलॉन नोट था तो बाहर आ जा रहा था और यहाँ दिख जा रहा था लिखा हुआ, यस सर। बट एक्चुअल फॉर्म यही था। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान सर रखना। हम इसे अपॉन करके नहीं लिख सकते? अपोन करके नहीं निकल सकते क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर अपोन में चला जाएगा। अगर सर कांस्टेंट फिर है, मीडियम में फर्क क्या हुआ? मीडियम का जो परमिटिविटी है, मीडियम अगर नॉन यूनिफॉर्म मीडियम है यस सर। तो परमिटिविटी अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग पोजीशन पे। मतलब सर अगर किसी ने बोल दिया वाटर में निकालो, बताओ देखो कैसे वाटर क्या वाटर लिखेंगे? वाटर की प्रॉपर्टी मतलब थ्रू आउट सेम नहीं है। वाटर का डेंसिटी सेम नहीं है, सैलिनिटी सेम नहीं है हर जगह, टेम्परेचर हाँ। वेरिएशन कर सकता है। तो परमिटिविटी किस किस फैक्टर, बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता होगा ना कुछ पे तो। यस सर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है क्या, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, यस रिलेटिव सर। परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये के जो है क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, के कांस्टेंट नहीं होता।
क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी कांस्टेंट नहीं होती जब तक गिवन ना हो। मैं कह रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है क्या था, एबिलिटी टू परमिट द कांस्टेंट नहीं होगा। एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली। तो वो एबिलिटी थ्रू आउट द मीडियम सेम रहेगी क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यस सर। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना मीडियम का, कि रेजिस्टेंस सेम रहता है क्या हर मीडियम का? ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना। नो सर। वो तो यस शेप सर। शेप का फैक्टर है, रेजिस्टिविटी का फैक्टर है, एरिया का फैक्टर है। यस सर। तो उसी तरीके से एप्सिलॉन मीडियम है। तो एक्चुअल जो ऊपर वाला गॉस लॉ था ना, उसका अगर एक्चुअल फॉर्म लिखूं, एक्चुअल फॉर्म उसका भी ये नहीं था, उसका फॉर्म भी यही था। ये था। बट ये क्योंकि ये कांस्टेंट था एयर के लिए, तो हम इसको बाहर निकाल के नीचे डिवाइड करके लिख ओके। देंगे। यस सर। ठीक है, ये तो था। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब इसमें कैसे पुट आएगा करेंगे? नहीं कुछ, आएगा नहीं कुछ। आपको बस ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है कि मीडियम के लिए भी एक्सप्रेशन होता है, बट इस तरीके का होता है थोड़ा। सर फिर इसमें 1/k टाइम्स कुछ नहीं है? 1/k टाइम्स ऑटोमेटिकली हो, कुछ कुछ के बाई जो ये जो होता है, ये कितना होता है? ये होता है k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना होता है? E/k। तो k कैंसिल हो जाएगा इसमें। सर फिर उस क्वेश्चन में तो हमने 1/k टाइम्स लिखा था। अरे तो दोनों जगह आएगा ना फिर 1/k। आपको बस एक्सप्रेशन याद रखना है कि क्या है। अरे क्यों इनक्लोज थोड़ी ना मीडियम आने से चेंज हो जाएगा, अंदर जितना चार्ज है मीडियम आने से चेंज हो जाएगा क्या वो? नहीं होएगा सर, वो तो ठीक है सर, लेकिन फिर उस क्वेश्चन में तो सर हमने किया था 1/k, आंसर भी सही आता। कौन सा 1/k? उसमें क्या आता असाइनमेंट में? इलेक्ट्रिक फील्ड का किया होगा ना, कोई और क्वेश्चन होगा, गॉस लॉ का क्वेश्चन था वो। हाँ सर यही था, आपने कराया था बिल्कुल सेम। मीडियम का ही था, तभी जब आपने बोला था कि तुमने होमवर्क नहीं किया होगा और फिर आपने खुद ही बता दिया था। तो यही तो, इसको कर देंगे ना। जो यही एक बार मैं उसे देख लूंगी, फिर को एक बार देख लेना, जो आपसे क्वेश्चन बात मुझे अभी करूंगी। ध्यान नहीं आ रहा यस क्या सर। है। ये यस आंसर, सर। ये आंसर है इसका, इससे आ जाएगा। ओके सर, एक बार मैं वो देख लूंगी फिर आपको भेज दूंगी। एक बार ये भी लिख देता हूं मैं, गॉस लॉ इन जो ग्रेविटेशन था। यस सर। अगर फिर खत्म देता हूँ। खत्म फिर ये चैप्टर? अरे नहीं, मतलब बाकी पार्ट तो आएंगे ना, इलेक्ट्रिक डायपोल और ये। अच्छा। ठीक है। अभी सर डायपोल के बाद और क्या बचा है? कौन सा? डायपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो बचा है। यस सर। सर पोटेंशियल तो अलग चैप्टर में है ना? वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में अलग चैप्टर में है ना। हाँ सर, वो मैंने आपको बताया था ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही 2 चैप्टर आ रहे हैं, अब मुझे मतलब 3 आ रहे हैं, हम 2 करेंगे। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। ओके आप लोग इतना टेंशन लेते रहते हैं। सर, अच्छा हो गया ना सर, करेंगे नॉन 11 रेलेवेंट, तो। नॉन रेलेवेंट एग्जाम है एकदम ये सब, स्कूल का यूनिट टेस्ट ये सब होता रहता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर, थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है क्या पता चल जाता कि कितना आ रहा है। है कितना पानी में है? यस सर, दिख जाता है ना। ये 11 तो सर एक रोलर कोस्टर राइड जैसी थी, इतनी गंदी थी ना 11। कुछ समझ नहीं आया। नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब मैंने अपनी लाइफ तक में ऐसी क्लास कभी भी नहीं झेली, तो मैंने इतना सुना है ना टीचरों से, हद ही हो गई। स्कूल वाले तो ये सब करते रहते और सिर्फ कभी भी नहीं सुना आज तक, मतलब टीचर्स भी खुद शुरू शुरू में श्रिया श्रिया, और फिर बाद में फिर क्या हो गया टीचर को। ये स्कूल वाले ना ज्यादा ही बोलते हैं, इनकी बातें बहुत ज्यादा बोलते हैं, मेरे तो रोना ही निकल गया था, मैं तो मतलब डिप्रेशन में ही चली गई होती अभी तक। हैं। चलो प्रेशर में मत जाओ, इधर देखो। इसमें कौन सा होगा? इसमें वहां क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। यस सर। ठीक है, वहां पे क्या आएगा? 4πGm आएगा आंसर यहाँ। ठीक है,
यस सर। ठीक है, ये क्या है आपके पास इसके अंदर, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लाइन। ठीक है, यस सर। और ये सर क्या है, वैसे हमें जरूरत नहीं है ना ये क्या है, ये आपके, ये टोटल है, ये फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस। नंबर, कौन से वाले, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन नंबर। और ये m क्या यस है, सर। मास एनक्लोज, जो उसके अंदर होगा, कितना मास एनक्लोज कर रहा है कौन सा, गॉसियन सरफेस। कितना समझ आया। यस सर। तो ये आपका फॉर्म बन जाता है उसके अंदर। ये वैसे आप बता भी सकते हो कैसे आया होगा, बता सकते हो। ये कैसे आया होगा, क्योंकि जनरली आपको क्या करना चाहिए था, मास बाय सम वैल्यू आना चाहिए था। यस सर वही तो मैंने ऊपर चला गया। हाँ, मैं बस एनालॉजी डिराइव कर दिया कि हमारा जो फोर्स होता है वो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, और वहां पे होता है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और हाँ। ये k कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर जी के बराबर हो जाएगा। इनको तो हटाने दो, मास को तो रिप्लेस कर दिया, आर भी चला गया। यस सर जी तो हो मैं जाएगा के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा g इंटू 4 पाई। ओ हाँ यस सर ठीक है ठीक है, सर आ गया। इसको एनालॉगी कर दिया मैं बस यहाँ पे। यस सर क्योंकि वो 1/4 था 1/4 पाई नहीं था। यस सर। तो वो 1/एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पे मास पुट करूंगा तो मुझे यहाँ 4 पाई g पुट करना पड़ेगा। यस सर ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे बस मैं इनको दो एनालॉगी से एनालॉगस कर दिया, उनको क्या कर दिया एनालॉगस में, जो सेम करा है बस वहां पे 1 बाय जो एप्सिलॉन नॉट था तो उसको हमने जी थोड़ा आ सा रहा था। साफ लिख वन बाय देता हूँ। फोर पाई था तो फिर ये था एप्सिलॉन वन नॉट के बाय लिए फोर फोर पाई पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई नॉट Q1 क्यू Q2 वन बाय इंटू आर क्यू टू स्क्वायर, बाय आर यहाँ पे स्क्वायर इज। M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो इसका यस सर। एनालॉगस हो गया ये, इसका एनालॉगस हो गया ये, इसका एनालॉगस हो गया ये। ठीक है, यस सर आर का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एनालॉगस किसको लिखोगे, जी को। तो ये एनालॉगी है बस। ठीक है, तो अगर गॉस लॉ अगर ये मास के लिए लिखा जाता तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो ऐसा। फिर ये हमें पढ़ाते क्यों नहीं है सेम ही तो है। पढ़ाते नहीं है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा वहाँ, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उससे नहीं फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओके। ठीक है, तो हम यस सर। एनालॉगी से डिराइव कर रहे हैं इन चीजों को। तो एक्चुअली में है नहीं, कोई इसको यूज नहीं करता है। बट इफ समवन आस्क यू, या नीट में आ जाए कि व्हाट इज द गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, और आपको 4 ऑप्शन में से टिक करना हो, यस सर तो बस उसका एनालॉगी निकाल लेंगे। एनालॉगी निकाल के क्यू को चार्ज को मास से रिप्लेस कर दो, 1/एप्सिलॉन नॉट को फोर यस पाई सर जी से और एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई जी। जी से रिप्लेस कर। ठीक है, तो ये यस सारे सर। के सारे जो है आप कर सकते हैं। डन। इसके बाद अब मैं आपका बोल सकता हूँ कि चैप्टर जो है ऑलमोस्ट डन। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट खत्म हो गया, कंडक्टर थ्योरी खत्म हो यस गया, सर मतलब पहला चैप्टर तो खत्म हो ही गया है हमारा। ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, विद इन अभी अप्रैल भी से बचा पहले। है। अरे मतलब छुटपुट तो हमको क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएंगे ना, कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लिया आप बोलोगे ये जो चार्ज डेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में कांस्टेंट मान रहे थे, अगर अच्छा ये नॉन यूनिफॉर्म मिल जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर वेरी कर रहा हो, ठीक है, अच्छा। तो हम, यस सर। हाँ, तो हम dq चार्ज को फिर थोड़ा अलग तरीके से फाइंड करें, dq चार्ज फॉर रो इंटू dv, फिर उसका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इस तरीके से करने लगेंगे क्वेश्चन को। यस सर सो वो भी क्वेश्चन तो भी करेंगे। मतलब वहां तक कर लिए थे अभी आगे आज से कर लेंगे। हाँ, अभी वहां तक नहीं है, वहीं तक ही हो पाएंगे अभी आप। हाँ सर ठीक है, फिर वो पोटेंशियल थे टॉपिक में। इतना ये था। अब मैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 बनेगा ये, उसके अंदर मैं कल सुबह से आपको जो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। हर क्लास है। हाँ, कल क्लास है सुबह मॉर्निंग में। ओके
7 o'clock. 7 o'clock. ओके जल्दी छोड़ देना। चलो बाय बाय। ठीक है, अभी तो जल्दी छोड़ रहा हूँ। वो सुबह के लिए। ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी करके, जैसे